दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये लाइसोसोम्स के बारे में है और इसका जो टाइटल है वो है लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल इसकी डिस्कवरी एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी डवे ने 1955 में रैट की लिवर सेल्स में की थी और इस डिस्कवरी के लिए ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड एल्बर्ट क्लाउडे एंड जॉर्ज एमिल पैलेडे फॉर देयर डिस्कवरीज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। एक्चुअली सबसे पहला जो टर्म लाइसोसोम था उसको भी देने वाले क्रिश्चियन डी डवे थे और लाइसोसोम जो वर्ड है वो खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइसो मीन डाइजेस्टिव होता है और सोमा मीन बॉडीज़। तो इन डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स के लिए जो नाम दिया गया वो दिया गया लाइसोसोम्स, जिसका मतलब ही है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये टर्म है जिसका मतलब है डाइजेस्टिव बॉडीज़। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? एक्चुअली लाइसोसोम्स आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म और इसका जो डायामीटर होता है वो 0.5 माइक्रोन के अप्रॉक्स होता है। ऑन एन एवरेज जो इसका जो डायामीटर होता है लाइसोसोम का वो 0.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। एंड दे आर एंगेज इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन बिकॉज दे कंटेन more than 50 hydrolases या hydrolytic enzymes due to which they are engaged in intracellular digestion, ठीक है। और ये कॉमनली जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एनिमल सेल में होता है, बट रेयरली जो है ये प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में स्पेशली ये मेस्टमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि यंग पेरेंटाइमेटस सेल्स जो होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। कुछ फंजाई में भी ये ऑब्जर्व किए गए हैं जिसमें ईस्ट और न्यूरोस्पोरा में किए गए हैं और न्यूरोस्पोरा में इनको डिस्कवर करने वाले पी मेंटल थे जिन्होंने 1964 में लाइसोसोम्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया न्यूरोस्पोरा में। लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनेल्स हैं which contain dense stroma and large vacuoles in which more than 50 hydrolases are present। तो ये जो वैक्यूल होती है इसकी मेम्ब्रेन से बाउंड जो वैक्यूल होती है, जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड या स्ट्रोमा भरा होता है और इस फ्लूइड में लगभग 50 एसिडिक हाइड्रोलेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एसिडिक हाइड्रोलेजेस जो होते हैं इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटी को, अपने डाइजेशन परफॉर्म जो करते हैं वो एक एसिडिक pH 5 पे करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो pH होता है वो 7.2 से 7.4 होता है और लाइसोसोम के अंदर का जो कि इंटीरियर का जो pH होता है वो 5 होता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं, जो हाइड्रोलेजेस हैं, तो ये जो हैं ये इसके अंदर ही एक्टिव होते हैं। तो अगर किसी वजह से मान लीजिए लाइसोसोम में लीकेज कुछ हो जाता है या ये रप्चर हो जाते हैं तो इनके अगर जो हाइड्रोलेजेस एंजाइम हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, अगर ये बाहर आते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में के जो और ऑर्गेनल्स हैं उसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर का जो जब ये बाहर आएंगे तो बाहर साइटोप्लाज्म का जो pH होगा वो 7.2 या 7.4 होगा जिस पे ये इनएक्टिव हो जाएंगे और ये जो हैं ये जो यानी होता है ना सेल्फ ऑर्गेनल्स का, यानी कि एक तरह की ऑटोफेजी नहीं कर पाएंगे नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अब ये हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स पे।
तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आप देखिए कि एक सिंगल लेयर है, यहाँ सिंगल लेयर है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको मालूम है सेल की जो होती है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, तो ये एक लेयर होती है जो लिमिटिंग लेयर भी, जिसे लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर का जो एम्प्टी स्पेस है इसे वैक्यूल कहते हैं, और वैक्यूल के अंदर डेंस स्ट्रोमा या डेंस फ्लूइड भरा होता है, जिसमें आप ये देख रहे हैं ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन और आपका ऑरेंज कलर से हमने हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स को दिखाया है, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस होते हैं जो कि जिनका जो फंक्शन होता है वो हाइड्रोलाइसिस करना, हाइड्रोलाइसिस करके चीज़ों को डाइजेस्ट करना होता है। अब टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स पे आ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड फंक्शंस विच आर being performed by these lysosomes are of 4 types, 4 तरह के हैं ये। पहला जो है प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं ये दरअसल स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, और ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वो गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी इसे प्रोड्यूस करती है। उसका जो ट्रांसफेज होता है वहाँ से एक तो सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलती हैं और दूसरी जो निकलती हैं वो होते हैं लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम ट्रांसफेज से अपीयर होंगे और गोल्जी बॉडी इसको बनाएगी, और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं अभी। ठीक है, फिर दूसरी जो तरह का लाइसोसोम है वो हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली these are formed after the fusion of pinosomes या फिर फेगोसोम्स विद द प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो पिनोसोम्स जो हैं वो कब बनते हैं, जब पिनोसाइटोसिस में जब डिसॉल्व ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो किसी सेल के अंदर पिनोसाइटोसिस से होता है, जब वो अंदर इनटेक उसका होता है तो पिनोसोम्स सबसे पहले जो वेसिकल बनती हैं वो पिनोसोम्स कहलाती हैं। ये पिनोसोम्स जो होती हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम से जब ये मर्ज हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तो जो नई बड़ी वेसिकल बनेगी उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, और फेगोसोम्स कब बनते हैं, जब फेगोसाइटोसिस होती है, कोई सॉलिड फूड पार्टिकल आके या फिर बैक्टीरिया वायरस कुछ आके सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर ले लेती है वेसिकल बना के। ठीक है, तो इसको हम और इसके इस तरह से ये अंदर को आ जाती है, इनटेक कर लेता है सेल जो है, ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है इसको इनटेक कर लेता है वेसिकल से घेर कर। उस वेसिकल को ही, जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड फूड पार्टिकल हो या सॉलिड प्रोटीन हो या सॉलिड या यहाँ पे बैक्टीरिया या वायरसेस हो, तो उसकी जो वेसिकल बनती है उसे फेगोसोम्स बोलते हैं। तो ये फेगोसोम्स जब सेल के अंदर जाते हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम से ये फ्यूज़ हो जाते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम इससे आके फ्यूज़ हो जाती है, जिससे जो नई लाइसोसोम बनते हैं, जो बिगर साइज़ के लाइसोसोम बनते हैं, उन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें आगे लिखा भी है देयरफॉर बिगर इन साइज कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड, यानी कि वो मटेरियल जो डाइजेस्ट होना है वो तो आपका पिनोसोम्स या फेगोसोम्स से अंदर आ जाता है सेल के, और यहाँ पे वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आएंगे, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स से आएंगे, और इस तरह से सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। आगे स्लाइड पे चलते हैं। टर्शियरी लाइसोसोम। टर्शियरी जो लाइसोसोम होते हैं इन्हें रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। ये भी दरअसल एक और इसमें क्या होता है, इसमें वो फूड मटेरियल, जैसे वो फूड मटेरियल, वो प्रोटीन या वो पार्ट, प्रोटीन का वो पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रह गया हो या इनडाइजेस्टिबल हो, तो वो इसमें रेजिडुअल बॉडी में रहता है। और फिर ये एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आउटवर्ड मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है फूड का फ्रॉम सेल टू इट्स एक्सटीरियर। ठीक है, तो बाहर जो मतलब यानी कि जो रेजिडुअल बॉडीज़ बनेंगी या टर्शियरी लाइसोसोम होंगे, इनके अंदर अनडाइजेस्टेड
या फिर इनडाइजेस्टेबल फूड होगा, जिसको लेके ये बाहर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, वहाँ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएंगे और इसके अंदर जो मटेरियल भरा है वो सेल के एक्सटीरियर में चला जाएगा। ठीक है। फोर्थ टाइप के जो हैं ये आपके हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या हैं? ये भी एक तरह के सेकेंडरी जो आपके लाइसोसोम है, ये भी एक तरह के सेकेंडरी लाइसोसोम है। इसमें क्या होता है? विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड रिजर्व फूड जो सेल के अंदर होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब यानी कि लैक ऑफ फूड सेल में होता है, जब सेल को खाने की कमी होती है या स्टारवेशन की कंडीशन होती है, तो ये यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं वो फूड मटेरियल के साथ क्या होंगे? मर्ज कर जाएंगे और इस तरह से ये फूड मटेरियल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे ताकि सेल को एनर्जी मिले। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है? या फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम मर्ज कर जाते हैं या फ्यूज़ कर जाते हैं ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। इट मे बी माइटोकॉन्ड्रिया या फ्रेगमेंट ऑफ ईआर। अब इसमें क्या होगा? ये जो ओल्ड सेल ऑर्गेनेल है ये पहले तो ये एक डबल मेम्ब्रेन से पहले एनक्लोज होंगे, फिर एंगल्फ कर लेंगे, वो जो मेम्ब्रेन है वो उसको एंगल्फ कर लेगी और फिर ये जो नई वेसिकल बनेगी जिसके अंदर ये ओल्ड सेल ऑर्गेनेल होंगे, ये प्लस प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं ये आके फ्यूज़ होंगे और जो नई आपको एक तरह का सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनेंगे तो वो कहलाएंगे ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। तो इनका फंक्शंस जो हैं, देखिए इसके फंक्शंस 2-3 मेन हैं लाइसोसोम्स के, जो वैसे तो कई सारे फंक्शंस हैं और ये काफ़ी फैसिनेटिंग सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हेट्रोफेजी में आप समझ में आ ही रहा है आपको कि फेजी मीन होता है ईटिंग, यानी कि हेट्रोफेजी मतलब होता है, इसको हम सरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नॉन सेल्फ ईटिंग, मतलब नॉन सेल्फ जो पार्टिकल हैं उनकी जो ईटिंग जब शुरू हो जाती है, लाइसोसोम उनको खाते हैं तो वो कहलाता है हेट्रोफेजी। तो इसमें क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। जो फॉरेन पार्टिकल, इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी अ प्रोटीन, अ बैक्टीरियम, अ वायरस। ठीक है। तो उसको यानी कि वही फेगोसाइटोसिस से या पिनोसाइटोसिस से पिनोसाइट या फेगोसाइट बॉडी के अंदर लेंगे और फिर जो WBC होते हैं है ना, जो WBC होते हैं वो इनको WBC में जो लाइसोसोम होते हैं वो इनको एक तरह से किल कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये हेट्रोफेजी जो होती है ये इज ए काइंड ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है। और एग्जाम्पल ग्रेट ये क्या है? लाइसोसोम्स ऑफ WBC डाइजेस्ट प्रोटीन, बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है। अगला जो होता है ऑटोफेजी में मतलब आपको समझ ही में आ रहा है, ऑटो मीन सेल्फ, फेजी मीन ईटिंग, तो यानी कि सेल्फ ईटिंग होती है। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड ऑफ सेल ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑटोफेजी में, और दूसरा क्या है? डाइजेशन ऑफ एग्ड एंड टोन सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्ट ऑफ ER एटसेट्रा। तो इसमें वही ऑटोफेजी का मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ऑटोफेजिक वैक्यूल जब के बारे में बता रहा था। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल जो बनती हैं वो ऑटोफेजी प्रोसेस में ही बनती हैं। तो इसमें रिजर्व फूड आपकी बॉडी में है और स्टार्वेशन की कंडीशन हो गई है तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनना शुरू होंगी और ऑटोफेजिक वैक्यूल जो हैं वो रिजर्व फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगी, जिससे एनर्जी रिलीज होगी और सेल अपना ये जो अनफेवरेबल कंडीशन में है उसमें सर्वाइव कर पाएगी। दूसरा होता है कि जब आपके सेल ऑर्गेनेल्स ओल्ड हो जाते हैं या उनको किसी तरह से डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो उनको भी एक डबल लेयर, एक लिपिड की डबल लेयर आके उसको सराउंड करती है और फिर उसको अपने अंदर ले लेती है और फिर ये जो एक तरह की वेसिकल बनती है ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज होके ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनाती हैं जो एक तरह की सेकेंडरी लाइसोसोम ही है। ठीक है। अब अगला जो फंक्शन है इसका है ऑटोलिसिस।
ऑटो देखिए, एक तो था ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जो कंडीशन थी, या तो वो किसी एक एक्सट्रीम कंडीशन में थी जब स्टार्वेशन की कंडीशन थी, या जब आपको आपके कुछ सेल के जो सेल्फ ऑर्गेनल्स हैं वो उनमें कुछ दिक्कत हो गई हो, पुराने हो गए हों, वो रप्चर्ड हो गए हों, वो डैमेज हो गए हैं, तो उनको एक तरह से डाइजेस्ट करने के लिए वो प्रोसेस था। जो ऑटोलिसिस होता है, लिसिस मतलब होता है डेथ, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, तो यानी कि सेल की जब एक तरह से डेथ शुरू हो जाए तो उसके लिए भी ये लाइसोसोम ही जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, ये होता कब है? अंडर सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि कोई आपको पैथोजन आके सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया है और सब सेल्स जो हैं वो बीमार हो गई हैं, तो लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस डाइजेस्ट फंक्शनल सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे देखिए, वहाँ क्या था, वहाँ पे वो सेल ऑर्गेनल ऑटोफेजी में डाइजेस्ट हो रहे थे जो पुराने हो चुके हैं, जो रप्चर्ड हो गए हैं, पर यहाँ पे जो फंक्शनल सेल ऑर्गेनल हैं वो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। ठीक है, वो कौन कर रहा है? वो लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस जो हैं वो इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अब ये फंक्शनल सेल ऑर्गेनल की डेथ होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो सेल की डेथ होगी इसे हम कहेंगे ऑटोलिसिस, जो कि लाइसोसोम की वजह से ही होती है। और ये लाइसोसोम ऑटोलिसिस करते कब हैं? जब सेल सेल में कुछ पैथोजन आ गया हो और वो सेल जो हैं वो पैथोजेनिक हो गई हो, मतलब उसमें पैथोजन से इन्फेक्टेड सेल्स हैं, तो उनका ऑटोलिसिस होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सराउंडिंग्स को भी इन्फेक्टेड करेंगी। तो इस तरह का ये ऑटोलिसिस प्रोसेस चलता है। हेंस लाइसोसोम्स आर कंसीडर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये आपने काफ़ी सुना होगा कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसीलिए सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि ऑटोलिसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लाइसोसोम हाइड्रोलाइज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जर्मिनेटिंग सीड्स आपने देखा होगा, जो सीड होता है, सीड के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल काफ़ी होता है, ताकि वो जर्मिनेशन के जब प्रोसेस होता है शुरू, जब स्टार्ट होता है, जब कंप्लीट हो जाता है जर्मिनेशन, तो वो उसमें ये जो रिजर्व फूड है यही काम आता है। तो इसको भी डाइजेस्ट कौन करता है? ये लाइसोसोम, सेल की लाइसोसोम्स भी होते हैं, जो कि अपने हाइड्रोलेज एंजाइम से इस स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं, ताकि सेल वो जो सीड है वो ग्रो कर पाए, रेस कर पाए और जर्मिनेट हो पाए। अगले इसके फंक्शंस क्या हैं? लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस कॉज डिसोल्यूशन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल। टेडपोल जो होता है आपको मालूम है, फ्रॉक्स लार्वा है, फ्रॉक्स की जो लार्वल कंडीशन होती है वो टेडपोल कहलाती है। तो उसमें जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो इसकी टेल जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, तो ये भी लाइसोसोम की वजह से ही होता है। लाइसोसोम में जो स्पेशली हाइड्रोलेसिस होते हैं उन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, अब आ गया लाइसोसोम्स इन एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज हाइड्रोलेसिस विच डिजोल्व द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम फॉर एंट्री। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा स्पर्म में जो उसका टर्मिनल टॉप होता है वो एक्रोसोम होता है हिस्सा, उसमें जो उसकी जो सेल्स में जो लाइसोसोम होते हैं वो हाइड्रोलेसिस एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, जो ओवम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, ताकि ये स्पर्म एंटर कर पाए एग में, ओवम में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अब एक तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि अगर ये सेल के अंदर हैं लाइसोसोम और ये रप्चर हो जाएं या डैमेज हो जाएं तो सेल का जो कंटेंट होता है और वो से सेफ रह पाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर भरे हाइड्रोलेसिस होते हैं ये एसिडिक हाइड्रोलेसिस होते हैं और pH 5 पे ही ये बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। तो सेल के और सेल का जो pH होता है वो 7.2 से 7.4 होता है, तो वहाँ ये मुमकिन नहीं है, अगर ये रप्चर भी हो जाते हैं तो सेल को सेल्फ डैमेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो आपका ये है जो हाइड्रोलेसिस एंजाइम होते हैं ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन कैसे बच पाती है, क्योंकि ये हाइड्रोलेसिस हैं पानी की, मतलब ये एक तरह से हाइड्रोलिसिस करके ही डाइजेशन को शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, तो वहाँ पे उसको ये ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं और उसमें और उसी की वजह से ये अंदर वैक्यूल में ही सेफ रहते हैं। ठीक है,
और ये जो हाइड्रोलाइसिस के अंदर होते हैं वो लगभग सभी बायोलॉजिकल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपका न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस फिगर से देखिए, ये फिगर जो है इससे मैंने आपको हेट्रोफेजी और ऑटोफेजी को समझाना चाहा है। हेट्रोफेजी जो होती है वो दो प्रोसेस के द्वारा समझाई है। इसमें आप देखिए पहला हेट्रोफेजी लिखा हुआ है, जैसे नॉन सेल्फ ईटिंग मैंने लिखा हुआ है, और नीचे आ जाइए, नीचे लिखा है ऑटोफेजी जिसे सेल्फ ईटिंग कहते हैं। तो हेट्रोफेजी दो तरह से परफॉर्म होती है। एक तो होता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा, जो फेगोसाइटोसिस भी एक तरह का एंडोसाइटोसिस का मेथड है, और पिनोसाइटोसिस। तो इसमें मैंने 1A और 1B लिखा है। ठीक है, तो एरो से ये आपको दिखेगा भी। तो आप देखिए कि सबसे पहले हेट्रोफेजी में क्या है, अगर कोई सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल सेल की मेम्ब्रेन से आके अटैच होता है, वो इट मे बी अ प्रोटीन, बैक्टीरियम या वायरस, तो ये क्या करती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको इनटेक करती हैं, एक वेसिकल बनती है जो कि अंदर की तरफ आ जाती है सेल में, और ये वेसिकल के जो एजेस होते हैं ये बाद में आके मिल जाते हैं, और ये वेसिकल जिसमें ये सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल इनक्लोज्ड हैं, ये पूरी वेसिकल के फॉर्म में सेल के अंदर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं फेगोसोम। अब आप ये देखिए, फेगोसोम से प्राइमरी लाइसोसोम, और प्राइमरी लाइसोसोम देखिए कहाँ से आए हैं, ये मैंने दिखाया गोल्जी एपरेटस की ट्रांस फेस से आए हैं। तो यहाँ से ट्रांस फेस पे ये बनते हैं, और यहीं से ये गोल्जी एपरेटस से इनकी ओरिजिन होती है, और ये यहाँ पे आके फेगोसोम से फ्यूज़ हुए हैं। तो क्या बना है, सेकेंडरी लाइसोसोम बने हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम जब बन जाएंगे तो ये एक बड़ी, ये स्ट्रक्चर का जो साइज़ होगा, ये जो वेसिकल होगी इसका साइज़ बड़ा होगा, और इसमें वो फूड मटेरियल भी होगा जो डाइजेस्ट होना है, प्लस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होगी। तो आपने देखा फिर ये जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, ये ऑरेंज कलर के जो सॉलिड फूड पार्टिकल है इसको डाइजेस्ट करेंगे, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनको मोनोमर्स में तोड़ देंगे, और ये मोनोमर्स इन सेकेंडरी लाइसोसोम की दरअसल जो मेम्ब्रेन होती है इसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसे परमेजेस भी, मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन है इसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं इन मोनोमर्स को रिलीज़ करने में लाइसोसोम से, और ये लाइसोसोम से इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से रिलीज़ हो जाते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में इसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आप देखिए 1B, जिसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। तो यहाँ पर डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर सेल के अंदर वही वेसिकल फॉर्म में आ गया है, तो इस वेसिकल को हम पिनोसोम्स कहेंगे। पिनोसोम्स के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मर्ज हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, जिससे सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, और सेकेंडरी लाइसोसोम साइज़ में बड़ा होगा, इसके अंदर डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होगा, प्लस हाइड्रोलाइसिस होंगे। अब ये हाइड्रोलाइसिस इस डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको उनके मोनोमर्स में तोड़ेंगे, और ये मोनोमर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होके सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में इनका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे ऑटोफेजी दिखाया है। ऑटोफेजी में आप देखिए लिखा है सेल्फ ईटिंग। इसमें देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एग्जांपल ले लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ को सराउंड कर रही है पहले एक डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ER की भी डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, तो ये इसको सराउंड करेगी और धीरे धीरे इसको पूरा अपने इनक्लोज कर लेती है चारों तरफ से। तो इस तरह की जो वेसिकल बनती है इसको कहते हैं ऑटोफेगोसोम, और ऑटोफेगोसोम के अंदर ये जो सेल ऑर्गेनेल है, जो भी सेल ऑर्गेनेल है जो ओल्ड हो गया है, ये प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम इससे फ्यूज़ कर जाएंगे। जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो इस वेसिकल के अंदर क्या होगा, वो ओल्ड सेल ऑर्गेनेल होगा प्लस हाइड्रोलाइसिस होंगे। अब ये हाइड्रोलाइसिस इस सेल ऑर्गेनेल को डाइजेशन इसका शुरू कर देंगे, और इसके साथ साथ ये जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। और ये जब लास्ट में क्या होगा, जो अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो अपने मोनोमर्स में टूट जाएंगे, और ये मोनोमर्स इस लाइसोसोम की जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है उसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तो उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और साइटोप्लाज्म इसको
फर्दर यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसका प्रोसेस ऑफ हेट्रोफेजी एंड ऑटोफेजी मैंने आपको समझाया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला क्लास में फिर किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल पे बात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।